26 अगस्त 1972 जर्मनी 36 साल बाद ओलंपिक्स होस्ट कर रहा था। सारी दुनिया की नजरें जर्मनी पर थीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पहली बार ओलंपिक्स होस्ट कर रहा था। इस बार के ओलंपिक गेम्स जर्मनी के लिए बहुत खास थे क्योंकि जर्मनी इन गेम्स के जरिए दुनिया में अपनी इमेज को साफ सुथरा बनाना चाहता था। लेकिन यहां कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। यहां तक कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब ओलंपिक्स को बीच में ही रद्द किया जाने वाला था। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे ओलंपिक्स को रद्द करने की नौबत आ गई थी और इजराइल का इस सब से क्या लेना देना था? आइए जानते हैं। दोस्तों, बात है 5 सितंबर 1972 की। म्यूनिक ओलंपिक्स को शुरू हुए 10 दिन हो चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला था। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह के 4:30 बजे 8 बिन बुलाए मेहमान ट्रैक सूट्स में ओलंपिक विलेज के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक एक करके ये ओलंपिक विलेज की लगभग 6.5 फीट की दीवार कूदकर अंदर आ जाते हैं। इस दौरान इन्हें कुछ खिलाड़ी नोटिस भी करते हैं। ये खिलाड़ी इस बात से अनजान थे कि ये कोई एथलीट नहीं बल्कि ब्लैक सितंबर टेररिस्ट ग्रुप के आतंकवादी थे। ये आतंकवादी यहां से सीधा इजरायली प्लेयर्स के अपार्टमेंट्स में जा पहुंचते हैं, जहां 40 इजरायली प्लेयर्स इस खतरे से अनजान आराम कर रहे थे। तभी इनमें से एक आतंकवादी अपार्टमेंट 1 का दरवाजा खटखटाता है। ये आवाज सुनकर जैसे ही वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो दरवाजा खोलते हैं, ये आतंकवादी इनके सामने गन तान देते हैं। योसेफ रोमानो इनसे बचने के लिए फाइट बैक करने की कोशिश में जख्मी हो जाते हैं। इनके साथ इस अपार्टमेंट में 2 रेसलिंग कोच भी थे। ये दोनों भी फाइट बैक करने की कोशिश में जख्मी हो जाते हैं। इन तीनों को होस्टेज बनाकर ये आतंकवादी इन्हें गन पॉइंट पर दूसरे अपार्टमेंट ले जाते हैं। यहां कुछ देर की जद्दोजहद के बाद ये 8 और खिलाड़ियों को भी बंदी बना लेते हैं। अब तक ये 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंदी बना चुके थे, जिनमें से 6 कोच भी थे। इन खिलाड़ियों को वापस अपार्टमेंट 1 की ओर ले जाते वक्त कोच मोशे वाइनबर्ग और वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो एक बार फिर से फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस बार ये दोनों मारे जाते हैं। 11 में से 2 होस्टेज मारे जा चुके थे। अब बचे थे सिर्फ 9 खिलाड़ी। ये आतंकवादी इन 9 खिलाड़ियों की जान के बदले जर्मनी गवर्नमेंट से दोपहर 12 बजे तक इजराइल जेल में कैद 234 कैदियों और 2 जर्मन आतंकवादियों को आजाद करने की मांग करते हैं। जर्मन और इजरायली गवर्नमेंट के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक ओर थे इजराइल के 9 खिलाड़ी और दूसरी ओर थे 236 आतंकवादी। डिसाइड करने के लिए टाइम बहुत कम था। वक्त बीतता जा रहा था। 9 खिलाड़ियों की जान अभी भी खतरे में थी। इजराइल किसी भी हाल में इन कैदियों को आजाद करने के मूड में नहीं था, क्योंकि इजराइल का स्टांस हमेशा से ही टेररिज्म के खिलाफ रहा है। इजराइल गवर्नमेंट फैसला लेती है कि वो एक रेस्क्यू टीम जर्मनी भेजेंगे, लेकिन दुनिया में अपनी इमेज खराब होने के डर से जर्मनी गवर्नमेंट इस रेस्क्यू टीम को जर्मनी आने की परमिशन देने से इनकार कर देती है। लेकिन यहां जर्मन गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करती है। पुलिस का इरादा था कि किसी तरह अपार्टमेंट्स में घुसकर इन खिलाड़ियों को बचाया जाए। रेस्क्यू टीम पोजीशंस भी ले चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इस ऑपरेशन को कैंसिल करना पड़ता है जब पुलिस को यह पता चलता है कि यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इस गलती से एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि म्यूनिक ओलंपिक्स में सिक्योरिटी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। ये आतंकवादी अब एक बात तो समझ चुके थे कि इजराइल इनकी शर्तें मानने वाला नहीं है। इस बार ये जर्मन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। अब इनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि इन्हें इन 9 खिलाड़ियों के साथ जर्मनी से सही सलामत निकाला जाए। लेकिन यहां जर्मन पुलिस को भी एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब तक ये बात तो साफ हो चुकी थी कि अपार्टमेंट्स के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। जर्मन पुलिस के पास इन्हें अपार्टमेंट से बाहर निकालने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ घंटों की प्लानिंग के बाद जर्मन ऑफिशियल्स इनकी मांगे मान लेते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन अपार्टमेंट से निकलकर इन्हें कुछ दूरी तक बस में जाना था, जहां 2 हेलीकॉप्टर्स इनका इंतजार कर रहे थे।
इन हेलीकॉप्टर्स में बैठाकर इन्हें फर्स्टनफेल्ब्रुक एयरबेस पर ले जाया जाना था, जो ओलंपिक विलेज से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। प्लान के अकॉर्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन को एयरबेस पर ही अंजाम दिया जाना था। जिस एरोप्लेन से इन्हें जर्मनी से बाहर ले जाया जाने वाला था, उसमें फ्लाइट क्रू के कपड़ों में 17 पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए थे। इसके अलावा स्नाइपर्स की एक टीम और आर्मर्ड कार्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाले थे। फैसले की घड़ी आ चुकी थी। रात के 10 बजे ये आतंकवादी इन 9 खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बांधकर बस में बैठ चुके थे। कुछ ही देर बाद ये 2 हेलीकॉप्टर्स में बैठकर एयरबेस के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 10:30 बजे ये हेलीकॉप्टर्स एयरबेस पर लैंड करते हैं। लेकिन यहाँ जर्मन पुलिस एक के बाद एक 3 बड़ी गलतियां कर देती है। जिन ऑफिसर्स को प्लेन में तैनात किया गया था, उन्होंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी थी। स्नाइपर्स के पास प्रॉपर स्नाइपर राइफल की जगह असॉल्ट राइफल दी गई थी और आर्मर्ड कार्स भी ट्रैफिक में फंसने की वजह से अब तक एयरबेस पर नहीं पहुंची थी। हेलीकॉप्टर से उतरकर 2 आतंकवादी प्लेन का मुआयना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन को अंदर से खाली देखते ही इन्हें शक हो जाता है, क्योंकि अंदर कैबिन क्रू का एक भी मेंबर नहीं था। ये जैसे ही चिल्लाकर ये बात बाकी आतंकवादियों को बताते हैं, पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान एक आतंकवादी गोली मारकर एयरबेस की फ्लड लाइट्स को डैमेज कर देता है। रनवे पर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। पुलिस के पास ना तो अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन ग्लासेस थे और अंधेरे की वजह से स्नाइपर्स भी यहां कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। इस फायरिंग में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन ये 9 खिलाड़ी अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में थे। पुलिस और आतंकवादियों के बीच की इस जद्दोजहद को चलते 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। ये आतंकवादी भी अब अपने जिंदा बचने की उम्मीद खो चुके थे, जिसके चलते इनमें से एक आतंकवादी हेलीकॉप्टर के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। इस धमाके से हेलीकॉप्टर में बैठे 4 खिलाड़ी मारे जाते हैं। पुलिस को कुछ समझ आता इससे पहले एक और आतंकवादी दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी के 5 खिलाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। 9 के 9 खिलाड़ी मारे जा चुके थे। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से फेल हो चुका था। पुलिस एक भी खिलाड़ी की जान नहीं बचा पाई। लगभग रात के 12:15 पर आर्मर्ड कार्स एयरबेस पर पहुंचती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे खिलाड़ी मारे जा चुके थे। 15 मिनट की फायरिंग के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे और बाकी के 3 पुलिस की गिरफ्त में थे। लेकिन इन 3 आतंकवादियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इन 11 खिलाड़ियों को ट्रिब्यूट देने के लिए इतिहास में पहली बार ओलंपिक्स को 24 घंटे के लिए सस्पेंड किया जाता है। यहां एक बात तो साफ थी कि जर्मन ऑफिशियल्स ने ना तो ओलंपिक्स में प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी कई बड़ी गलतियां करी गई थी। इस इंसिडेंट को हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और 29 अक्टूबर को ब्लैक सितंबर के 2 आतंकवादी फिर से सुर्खियों में थे। इस बार इन्होंने सीरिया से जर्मनी जाते हुए एक बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। एक बार फिर से नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस बार इनकी डिमांड थी कि उन 3 आतंकवादियों को इनके हवाले कर दिया जाए, वरना ये प्लेन को पैसेंजर्स के साथ ही ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि जर्मन गवर्नमेंट बड़ी आसानी से इनकी ये शर्त मान लेती है। म्यूनिख हत्याकांड के आरोपी एक बार फिर से आजाद हो चुके थे। जर्मन गवर्नमेंट ने इन्हें आजाद करने से पहले इजराइल से एक बार कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। इजराइल के लिए यह 2 महीनों में दूसरा बड़ा झटका था। इजराइल के लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन यहां इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान थी। इजराइल के बदले की एक ऐसी कहानी जिसकी सदियों तक मिसाल दी जाएगी। आखिर कैसे लिया इजराइल ने अपने 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला, ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पार्ट 2 के लिए टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। और हाँ, जाने से पहले मिथिक फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।